यह पूरी कहानी एक बेहद गहरी, भावनात्मक और सस्पेंस से भरी पारिवारिक ड्रामा की तरह सामने आती है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत साधारण और शांत माहौल से शुरू होकर धीरे धीरे एक जटिल और अंधेरी सच्चाई की ओर बढ़ती है। शुरुआत में जो दृश्य दिखाया गया है वह एक सामान्य परिवार की झलक देता है। माँ और बच्चों के बीच छोटी छोटी बातें, बैग में सामान रखना, फूल को संभाल कर रखना, पानी देना और थकान की चिंता करना, ये सभी चीजें एक अपनापन और सुकून पैदा करती हैं। लेकिन इसी सादगी के भीतर एक गहरा संकेत छुपा हुआ है, खासकर उस फूल के जरिए जिसे बार बार मुरझाने से बचाने की बात की जाती है। यह फूल केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि रिश्तों की नाजुकता और टूटने के डर का प्रतीक बन जाता है। जब माँ कहती है कि फूल मुरझाने से पहले वापस आ जाना, तो यह सीधे तौर पर एक भावनात्मक आग्रह है कि रिश्ते समय रहते संभाल लिए जाएं, वरना वे खत्म हो सकते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सिद्धू और बिट्टू के बीच का भावनात्मक रिश्ता और गहराता जाता है। उनके बीच के संवाद यह दिखाते हैं कि यह रिश्ता अब सिर्फ अपनापन या स्नेह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी आदत बन चुका है जिसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। यह जुड़ाव दर्शकों को भीतर तक छूता है, क्योंकि यह बहुत वास्तविक और जीवन के करीब लगता है। लेकिन इसी गहराई में एक खतरा भी छुपा होता है। जब कोई रिश्ता जरूरत बन जाता है, तो उसके टूटने का दर्द भी उतना ही गहरा होता है। कहानी इस बात का संकेत धीरे धीरे देती है, जिससे दर्शक आगे आने वाली घटनाओं के लिए भीतर ही भीतर तैयार होने लगता है। फिर अचानक एक फोन कॉल कहानी में नया मोड़ लेकर आता है। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से सच्चाई की परतें खुलनी शुरू होती हैं। माँ का यह सवाल कि आपने कहा था बिट्टो ठीक है, इसके आगे का नहीं बता सकते, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। यह साफ हो जाता है कि कुछ ऐसा है जो जानबूझकर छुपाया जा रहा है। इसके बाद सना का झूठ सामने आता है, जब वह कहती है कि वह लखनऊ में है, एक बड़े होटल में काम कर रही है और वहां सब कुछ बहुत अच्छा है। उसकी बातों में एक बनावटीपन महसूस होता है, जिससे यह समझ आता है कि वह एक झूठी दुनिया रच रही है ताकि अपनी माँ को चिंता से बचा सके। यह झूठ उसकी मजबूरी और दर्द को दर्शाता है, क्योंकि कई बार इंसान अपने प्रियजनों को बचाने के लिए सच्चाई छुपा लेता है। इसके बाद कहानी में दहेज का मुद्दा सामने आता है, जो इसे और अधिक गंभीर और वास्तविक बना देता है। यह केवल एक परिवार की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि समाज की एक बड़ी बुराई को उजागर करती है। अब यह साफ हो जाता है कि सना की परेशानियों की जड़ केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामाजिक दबाव और परंपराओं से भी जुड़ी हुई है। यह पहलू कहानी को गहराई देता है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। फिर आता है सबसे तीव्र और टकराव से भरा दृश्य, दुर्गा और विमला का आमना सामना। यह हिस्सा पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली मोड़ है, जहां सालों से दबे हुए गुस्से, आरोप और साजिशें एक साथ सामने आती हैं। दुर्गा विमला पर आरोप लगाती है कि उसने जानबूझकर एक लड़की को उसके बेटे की जिंदगी में भेजा, पहले भी उसे फंसाने की कोशिश की और कई बार उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की योजना बनाई। यह खुलासा कहानी को एक नई दिशा देता है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल वर्तमान का संघर्ष नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा और जटिल अतीत भी जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब यह पता चलता है कि जिस लड़की से दुर्गा नफरत करती है, उसी से उसका बेटा प्यार करता है। यह स्थिति बेहद उलझी हुई और भावनात्मक रूप से विस्फोटक बन जाती है। एक तरफ माँ अपने बेटे को बचाना चाहती है, दूसरी तरफ बेटा उसी रिश्ते में बंधा हुआ है जिसे माँ गलत मानती है। यह टकराव कहानी को और अधिक रोचक और तनावपूर्ण बना देता है, क्योंकि अब हर फैसला किसी न किसी के लिए दर्द लेकर आने वाला है। अंत में विमला का रवैया इस पूरी कहानी के भविष्य की दिशा तय करता है। जब वह कहती है कि अब उसके हाथ में सब कुछ आ गया है, तो यह साफ संकेत होता है कि वह इस स्थिति का फायदा उठाने वाली है। वह इसे एक अवसर के रूप में देखती है, जिससे वह अपने पुराने हिसाब बराबर कर सके और दूसरों की जिंदगी को अपने अनुसार मोड़ सके। लेकिन यही आत्मविश्वास आगे चलकर उसके लिए खतरा भी बन सकता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कुल मिलाकर यह कहानी भावनाओं, सस्पेंस, सामाजिक मुद्दों और रिश्तों के जटिल जाल का एक मजबूत मिश्रण है। इसमें हर किरदार की अपनी सोच, अपनी मजबूरी और अपना उद्देश्य है, जो इसे और अधिक वास्तविक और प्रभावशाली बनाता है। कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। क्या सना का सच सामने आएगा? क्या सिद्धू और बिट्टू का रिश्ता बच पाएगा? क्या विमला अपनी चालों में सफल होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सच्चा प्यार इन साजिशों और झूठ के बीच अपनी जगह बना पाएगा, या सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा? यही अधूरापन और जिज्ञासा दर्शकों को कहानी से जोड़े रखती है और उन्हें आगे की घटनाओं का इंतजार करने पर मजबूर करती है। ये नया हिस्सा कहानी को और ज्यादा गहराई, टकराव और इमोशनल जटिलता देता है, जहां हर सीन में रिश्तों का तनाव, छुपी हुई सच्चाई और अंदर ही अंदर चल रही साजिशें साफ महसूस होती हैं। शुरुआत में ही विमला पर पाखंड का आरोप लगाया जाता है कि वो गरीबों से पैसा लेकर उन्हीं में बांटती है। ये सिर्फ एक ताना नहीं, बल्कि उसकी चरित्र की दोहरी सोच को दिखाता है, जहां बाहर से वो दयालु और मददगार दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इरादे पूरी तरह स्वार्थ से भरे हुए हैं। इसके तुरंत बाद स्नेहा को विमला की चमची कहना ये दर्शाता है कि अब कहानी में रिश्तों के साथ साथ पक्ष और विरोध भी साफ बट चुके हैं, यानी कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ।
फिर कहानी एक बार फिर से अपने घरेलू और हल्के माहौल में लौटती है, जहां बस पकड़ने की जल्दी, फूल खरीदने की बात और माँ बेटी की सामान्य बातचीत दिखाई जाती है। लेकिन यही साधारण पल कहानी को और ज्यादा वास्तविक बनाते हैं। खास तौर पर फूल का दोबारा जिक्र ये बताता है कि ये सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि बदलते हुए भावनाओं का प्रतीक बन चुका है। जब बिट्टू कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसे फूल कब से पसंद आने लगे, तो ये असल में उसके अंदर हो रहे भावनात्मक बदलाव की ओर इशारा है। वो धीरे धीरे बदल रही है, और ये बदलाव उसे खुद भी नया और अजीब लग रहा है, लेकिन अच्छा भी। इसके बाद वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि वो अपनी माँ को अपना और सिद्धू का सच बताना चाहती है, लेकिन मॉक एग्जाम के बाद। ये छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा संकेत देता है कि कहानी में एक और बड़ा खुलासा बाकी है, जो अभी सही समय का इंतजार कर रहा है। इसी बीच सिद्धू की बेचैनी दिखाई जाती है। फोन न उठाना, बार बार कोशिश करना, ये दिखाता है कि वो इस रिश्ते को लेकर गंभीर है और किसी भी तरह की दूरी उसे परेशान कर रही है। दूसरी तरफ घर के अंदर फोन छुपाने और बंद रखने की साजिश चल रही है, जिससे साफ हो जाता है कि ये दूरी प्राकृतिक नहीं, बल्कि जानबूझकर बनाई जा रही है। घर के बड़े लोग, खासकर कौशल्या, एक बहुत ही चालाक और नियंत्रित तरीके से स्थिति को संभाल रही हैं। वो एक तरफ सबको शांत रहने के लिए कहती हैं, दूसरी तरफ फोन छुपाने और बहू को सच्चाई से दूर रखने की योजना भी बना रही हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक सास नहीं, बल्कि इस पूरे खेल की रणनीतिक खिलाड़ी हैं। जब वो कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, इन दोनों को बात नहीं करने देंगे, तो ये साफ संकेत है कि वो इस रिश्ते को टूटने देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। यहाँ गंगा के साथ उनका टकराव भी सामने आता है, जिससे पता चलता है कि ये दुश्मनी सिर्फ एक घटना की नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। फिर आता है वो सीन जहाँ मुरली अपनी पत्नी से बात करना चाहता है, लेकिन उसे झूठ बोलकर टाल दिया जाता है कि वो सो रही है। ये सीन बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरा भावनात्मक दर्द छुपा है। एक पति अपनी पत्नी की चिंता कर रहा है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन उसे सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। यहाँ दर्शक को साफ समझ आ जाता है कि बहू पूरी तरह से एक नियंत्रित स्थिति में है, जहाँ उसकी अपनी आवाज और संपर्क तक छीन लिया गया है। कौशल्या का अगला कदम, फोन अपने पास रखने का, इस साजिश को और मजबूत कर देता है। वो बहू को समझाने की कोशिश करती हैं कि ये सब उसके भले के लिए है, लेकिन असल में वो उसे एक तरह से कैद कर रही हैं, ताकि वो सच तक न पहुंच सके और मुरली से उसका संपर्क पूरी तरह टूट जाए। ये मानसिक नियंत्रण और भावनात्मक दबाव का एक साफ उदाहरण है, जहां बहू को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि जो हो रहा है वही सही है। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां सहाना जी और रेस्टोरेंट का मुद्दा सामने आता है। यहाँ एक अलग तरह का संघर्ष दिखता है। एक तरफ शहर का बड़ा बिजनेस और उसकी समस्याएं, दूसरी तरफ गांव की एक साधारण महिला का हुनर। जब रेस्टोरेंट के मालिक को शक होता है कि एक अनपढ़ गांव की औरत उसके डूबते हुए बिजनेस को कैसे बचा सकती है, तो ये समाज की उस सोच को दिखाता है जहां लोगों की काबिलियत को उनके स्टेटस और शिक्षा से आंक लिया जाता है। लेकिन बेटे का जवाब इस सोच को चुनौती देता है। वो कहता है कि उसकी माँ के हाथ के खाने में वो ताकत है जो इस रेस्टोरेंट को बचा सकती है। यहाँ हीरा और पत्थर वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी असली काबिलियत को पहचानने के लिए नजर चाहिए होती है, वरना हीरा भी पत्थर जैसा ही लगता है। ये संवाद कहानी में उम्मीद और आत्मविश्वास का एक नया पहलू जोड़ता है। अंत में जब वो अपनी माँ के लिए एक मौका मांगता है, तो ये सिर्फ एक पेशेवर अवसर नहीं, बल्कि एक भावनात्मक लड़ाई भी है। अपने परिवार की इज्जत, अपने विश्वास और अपनी माँ के हुनर को साबित करने की लड़ाई है। ये सीन कहानी को एक सकारात्मक लेकिन तनावपूर्ण मोड़ पर लाकर छोड़ देता है, जहां एक तरफ साजिशें और झूठ चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेहनत, विश्वास और सच्चाई भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर ये हिस्सा कहानी को और ज्यादा गहरा और बहुआयामी बनाता है, जहां हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई रिश्तों को बचाने की, कोई उन्हें तोड़ने की, और कोई अपनी पहचान और काबिलियत साबित करने की। यही टकराव, यही भावनाएं और यही अनिश्चितता इस कहानी को बेहद रोचक और बांधे रखने वाला बनाती है, जहां दर्शक हर पल ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आगे क्या होगा और कौन किस पर भारी पड़ेगा। ये हिस्सा कहानी को और भी ज्यादा भावनात्मक, जटिल और रिश्तों के टकराव से भरा हुआ बना देता है, जहां हर किरदार अपने अंदर चल रही उलझनों और छुपी हुई भावनाओं से जूझता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत एक हल्के और घरेलू माहौल से होती है, जहां परिवार के बीच अपनापन और छोटे छोटे मजाक दिखाए जाते हैं। बबलू की शरारतें, पानी पिलाने जैसे सामान्य काम, ये सब एक सामान्य परिवार की सादगी को दर्शाते हैं। लेकिन इसी सादगी के भीतर रिश्तों की गहराई भी छुपी हुई है। इसी दौरान सना का ये कहना कि मुरली अपनी माँ का कितना सम्मान करते हैं और वो खुद भी अपनी सास के दिल में जगह बनाने की कोशिश करेगी, ये दिखाता है कि वो अपने रिश्ते को निभाने के लिए पूरी तरह समर्पित है, भले ही उसे अभी तक पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया हो। ये त्याग और सहनशीलता उसके चरित्र को मजबूत बनाती है। इसके बाद कहानी का भावनात्मक भार अचानक बढ़ जाता है जब मधु की तलाक का जिक्र आता है। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक परिवार की टूटने का दर्द है। दुर्गा का बेचैन होना ये दर्शाता है कि एक माँ के लिए अपनी बेटी का घर टूटना कितना कठिन होता है, भले ही वो निर्णय आपसी सहमति से ही क्यों न लिया गया हो। यहाँ ये भी स्पष्ट किया जाता है कि दहेज की कोई मांग नहीं की गई, जो एक राहत की बात है, लेकिन इसके बावजूद रिश्ते का टूटना एक गहरा खालीपन छोड़ जाता है।
महादेव ने जो तय किया है वही होगा जैसी बात ये दिखाती है कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपनी स्थिति को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जब ये खबर मिलती है कि वो लड़की वापस आ गई है, जो पहले से ही एक रहस्य और साजिश का हिस्सा लगती है। लेकिन तुरंत ही फोकस फिर से मधु पर आ जाता है, जिससे ये साफ होता है कि इस समय परिवार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वही है। इसके साथ ही दुर्गा का गुस्सा और बदले की भावना भी सामने आती है, जब वो कहती है कि एक बार उसकी बेटी उस चुड़ैल से मुक्त हो जाए फिर वो विमला और उसकी साथी से निपटेगी। ये संवाद कहानी में आने वाले बड़े टकराव का संकेत देता है। इसके बाद कहानी एकदम से हल्की और रोमांटिक दिशा में मुड़ती है, जहां सिद्धू और स्नेहा के बीच का रिश्ता खिलता हुआ दिखाई देता है। उनके बीच की छेड़छाड़, नोकझोंक और प्यार भरे संवाद कहानी को एक अलग ही रंग देते हैं। यहाँ वीडियो कॉल को असली मुलाकात से कम मानना ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना सच्चा और गहरा है। वे केवल दिखावे या दूर से जुड़े रहने में विश्वास नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ वास्तविक समय बिताना चाहते हैं। सिद्धू का स्नेहा के लॉकेट को दिल बताना और उस पर किस करना एक मासूम लेकिन गहरा प्रतीक है। ये दिखाता है कि उनका प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में भी पूरी तरह सच्चा है। लेकिन इस रोमांस के भीतर भी एक हल्की सी खटास छुपी हुई है, जैसे स्नेहा का बेईमानी कहना और फिर मजाक में उसे आगे बढ़ाना। ये सब उनके रिश्ते की मासूमियत और सच्चाई को दर्शाता है। ये हिस्सा दर्शकों को राहत देता है, क्योंकि इससे पहले कहानी काफी भारी और तनावपूर्ण हो चुकी थी। लेकिन साथ ही ये भी संकेत देता है कि ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि इसके पीछे कई साजिशें और गलतफहमियां पहले से ही चल रही हैं। फिर कहानी वापस एक भावनात्मक और चिंतनशील मोड़ पर आती है, जहां माँ को ये महसूस होने लगता है कि उसकी बेटी बदल रही है। बस का सफर और उस दौरान का एहसास ये दिखाता है कि माँ अपनी बेटी के हर छोटे बदलाव को महसूस कर रही है। शांता का ये कहना कि शायद स्नेहा की जिंदगी में कोई आ गया है एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी ने खुले तौर पर इस संभावना को स्वीकार किया है। लेकिन माँ का ये कहना कि हम माँ बेटी के बीच कोई राज नहीं है, उसकी उस उम्मीद और विश्वास को दिखाता है कि उसकी बेटी उससे कुछ नहीं छुपाएगी, जबकि हकीकत शायद इससे अलग हो सकती है। अंत में फिर से सिद्धू और स्नेहा के बीच का हल्का फुल्का छेड़छाड़ भरा संवाद आता है, जहां फूल एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाता है। गुलाब का फूल यहाँ प्यार का सीधा प्रतीक है। स्नेहा उसे छुपाना चाहती है, सिद्धू उसे पाना चाहता है। ये खेल उनके रिश्ते की मासूमियत और गहराई को दर्शाता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि स्नेहा किसी से प्रेम करती है तो ये बात मजाक में कही गई लगती है, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई छुपी है जो जल्द ही सामने आने वाली है। फूल को तिजोरी में रख दो कहना ये दिखाता है कि ये प्यार अभी भी छुपा हुआ है, सुरक्षित रखा गया है, लेकिन खुलकर सामने आने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर ये हिस्सा कहानी को कई स्तरों पर आगे बढ़ाता है। एक तरफ परिवार के टूटते रिश्ते, तलाक और साजिशें हैं, तो दूसरी तरफ उभरता हुआ सच्चा प्यार और मासूम भावनाएं। यही विरोधाभास ही इस कहानी को खास बनाता है, क्योंकि दर्शक एक ही समय में खुशी, दुख, प्यार और तनाव और महसूस करता है। यही भावनात्मक उतार चढ़ाव इस स्क्रिप्ट को बेहद आकर्षक बनाते हैं और दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं, ये सोचने पर मजबूर करते हुए कि क्या ये प्यार सभी मुश्किलों को पार कर पाएगा या फिर साजिशों और हालात के बोझ तले टूट जाएगा। ये हिस्सा कहानी को अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक मोड़ की ओर ले जाता है, जहां भक्ति, साजिश, प्यार और टकराव सब एक साथ टकराते हुए दिखाई देते हैं। शुरुआत ओम नमः शिवाय के मंत्र और महादेव की प्रार्थना से होती है, जो बाहर से एक आस्था और शांति का माहौल बनाती है। लेकिन इसी के भीतर दुर्गावती के मन में एक कठोर और निर्णायक संकल्प चल रहा होता है। वो ठान चुकी है कि आज के बाद स्नेहा और सिद्धू का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देगी, चाहे उसे इसके लिए कितना भी कठोर कदम क्यों ना उठाना पड़े। ये विरोधाभास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ भगवान से सही दिशा की प्रार्थना हो रही है और दूसरी तरफ एक ऐसी योजना बन रही है जो किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है। इससे ये साफ होता है कि दुर्गावती अब पूरी तरह बदले और नियंत्रण की भावना में आ चुकी है। इसके तुरंत बाद सिद्धू के पुजारी के गांव जाने का बहाना सामने आता है, जो बाहर से एक मदद का काम लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ खतरा दर्शकों को महसूस होने लगता है। माँ को यह भरोसा है कि सिद्धू सही काम के लिए जा रहा है, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती है कि हालात अब सामान्य नहीं रहे हैं। विधायक और उसके लोगों का जिक्र ये दिखाता है कि कहानी अब केवल पारिवारिक झगड़े तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें बाहरी ताकतें और दबाव भी शामिल हो चुके हैं। ये खतरे का स्तर और बढ़ा देता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि शक्ति और बदले का भी हो गया है। जैसे ही सिद्धू गांव के लिए निकलता है, उसी समय दुर्गावती अपने लोगों को आदेश देती है कि स्नेहा को जहां भी हो उठाकर उसके सामने पेश किया जाए। यही वो क्षण है जहां कहानी पूरी तरह से अंधेरे मोड़ पर चली जाती है। अब तक जो साजिशें परोक्ष रूप से चल रही थीं, वे अब खुलकर सामने आ जाती हैं। ये सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक सक्रिय योजना है, जिससे साफ हो जाता है कि दुर्गावती अब किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। इसी के साथ उसका ये विश्वास कि आज वो स्नेहा को सिर्फ गांव से नहीं बल्कि सिद्धू की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर देगी, कहानी को एक बड़े टकराव की ओर धकेल देता है। इसी के समानांतर दूसरी तरफ स्नेहा और उसके आसपास का माहौल एकदम अलग दिखाई देता है। वहां हल्की फुल्की बातें, ट्रेन की तैयारी, मजाक और छेड़छाड़ चल रही है, जिससे ये एहसास होता है कि उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। सिद्धू स्नेहा सिक्योरिटी सर्विस जैसे संवाद इस बात को दिखाते हैं कि उनका रिश्ता अब खुलकर मजाक और अपनापन में बदल चुका है, लेकिन यही मासूमियत उसे और ज्यादा असुरक्षित बना देती है। दर्शक यहाँ पर एक गहरा तनाव महसूस करता है, क्योंकि उसे पता है कि खतरा बहुत करीब है, लेकिन पात्र उससे अनजान है।
फिर कहानी में शांतनु का प्रवेश होता है, जो स्नेहा को फोन करके उसकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता है। ये सीन बाहर से बहुत सामान्य और शालीन लगता है, लेकिन इसके अंदर भी एक भावनात्मक परत छुपी हुई है। शांतनु का ये कहना कि दोस्ती उसके लिए बहुत बड़ी चीज है और वो इसे आसानी से नहीं बनाता, ये दिखाता है कि वो स्नेहा के प्रति एक खास जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन स्नेहा का सहज और थोड़ा औपचारिक व्यवहार ये संकेत देता है कि वो अभी भी अपने दिल की सच्चाई को लेकर स्पष्ट नहीं है या शायद उसे छुपा रही है। यहाँ एक और भावनात्मक त्रिकोण बनने की संभावना दिखाई देती है, जो आगे जाकर कहानी को और उलझा सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील सीन आता है, जहाँ शांतनु सीधे गंगा माई से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है। उसका ये सवाल कि वो स्नेहा के लिए क्या है और फिर ये पूछना कि क्या वो उसके साथ लखनऊ जा सकता है, ये उसके इरादों को साफ कर देता है। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं रहना चाहता, बल्कि स्नेहा की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। ये सीन बहुत सादगी से लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर गहरा भावनात्मक भार है। एक तरफ उसका सच्चा लगाव है और दूसरी तरफ स्नेहा और सिद्धू के बीच का पहले से मौजूद रिश्ता। अंत में गंगा माई का मन में ये सोचना कि क्या उसे सिद्धू से पूछ लेना चाहिए कि उसके और स्नेहा के बीच क्या चल रहा है, ये आने वाले बड़े खुलासे का संकेत है। ये वो बिंदु है जहाँ सारी सच्चाई सामने आ सकती है। प्यार, झूठ, साजिश और गलतफहमियां सब एक साथ उजागर हो सकती हैं। कुल मिलाकर यह हिस्सा कहानी को अपने सबसे निर्णायक चरण में ले आता है, जहां एक तरफ दुर्गावती की खतरनाक साजिश तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ स्नेहा और सिद्धू का मासूम और सच्चा रिश्ता अपने चरम पर है, और तीसरी तरफ शांतनु का उभरता हुआ भावनात्मक जुड़ाव कहानी को और जटिल बना रहा है। ये तीनों धाराएं मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां किसी भी पल बड़ा विस्फोट हो सकता है। कोई सच सामने आ सकता है, कोई रिश्ता टूट सकता है या कोई नई शुरुआत हो सकती है। यही अनिश्चितता और गहराई इस स्क्रिप्ट को बेहद आकर्षक और दर्शकों को अंत तक बांधे रखने वाला बनाती है। ये हिस्सा कहानी का सबसे भावनात्मक और विस्फोटक मोड़ बनकर सामने आता है, जहां अब तक छुपी हुई गलतफहमियां, शक और साजिशें एकदम खुलकर सामने आने लगती हैं और रिश्तों की नींव हिलती हुई दिखाई देती है। शुरुआत में साना का व्यवहार बहुत साधारण और सफाई देने वाला लगता है। वो कहती है कि वो बस थैला दे रही थी और उसमें स्नेहा के हाथों लिखा हुआ पर्चा देखकर जिज्ञासा में देख लिया। लेकिन ये छोटा सा पल एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत बन जाता है। जैसे ही दहेज का जिक्र आता है, माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और भरोसे पर सीधा वार है। साना को शादी के दिन की घटना याद आती है, जब गंगा माई दहेज देने आई थी और मुरली की मां ने उसे ठुकरा दिया था, ये साबित करने के लिए कि वे लालची नहीं है, बल्कि प्यार को महत्व देती हैं। लेकिन अब उसी परिवार पर दहेज लेने का आरोप लगना एक गहरी चोट की तरह महसूस होता है। यहीं से कौशल्या का असली खेल सामने आने लगता है, क्योंकि वो तुरंत स्थिति को पलटने की कोशिश करती है। सवालों को दबाना, गुस्से में प्रतिक्रिया देना और साना को चुप कराने की कोशिश करना, ये सब इस बात का संकेत देता है कि कहीं न कहीं सच्चाई छुपाई जा रही है। जैसे ही कांच टूटने और गुस्से में अनपढ़ गवार को सबक सिखाने जैसी बातें सामने आती हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि अब मामला सिर्फ गलतफहमी का नहीं रहा, बल्कि इसमें अहंकार, वर्गभेद और दबाव भी शामिल हो गया है। साना का शक अब और मजबूत हो जाता है, लेकिन उसे तुरंत ही भावनात्मक दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। फिर कहानी में मुरली की एंट्री होती है, जो इस पूरी सीन को और ज्यादा संवेदनशील बना देती है। वो अपनी मां को रोते हुए देखता है और तुरंत सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत चालाकी से सारा दोष साना पर डाल दिया जाता है। कुसुम और बाकी लोग ये कहानी बना देते हैं कि साना ने उनकी मां पर दहेज लेने का आरोप लगाया है, और ये वही मुद्दा है जिसकी वजह से शादी के दिन भी तमाशा हुआ था। ये पूरा सीन दर्शाता है कि कैसे सच्चाई को मोड़कर एक इंसान को गलत साबित किया जा सकता है, खासकर तब जब वो घर में नया हो और अकेला पड़ जाए। कौशल्या का रोना और खुद को पीड़ित दिखाना इस साजिश का सबसे मजबूत हिस्सा है, क्योंकि वो मुरली के सामने अपनी छवि एक दुखी और अपमानित मां की बना देती है। जब वो कहती है कि हमने सब रिश्ते तोड़कर तुम्हें अपनाया और तुम हम पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो, तो ये एक भावनात्मक चाल है जिससे साना खुद को दोषी महसूस करने लगती है, भले ही उसने सच में सिर्फ एक सवाल ही पूछा हो। ये सीन बहुत गहराई से दिखाता है कि कैसे एक इंसान को भावनात्मक रूप से कमजोर करके उसकी आवाज दबाई जा सकती है। दूसरी तरफ साना लगातार सफाई देने की कोशिश करती है कि उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती। उसकी हर बात को तोड़ मरोड़ कर उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये स्थिति उसे पूरी तरह से अकेला और असहाय बना देती है, जहां वो सच बोलकर भी गलत साबित हो रही है। यही इस सीन का सबसे दर्दनाक पहलू है, सच्चाई का दब जाना और झूठ का हावी हो जाना। अंत में जब ये कहा जाता है कि कितना भी अपने जाल में फंसा लो, हमारा बेटा आखिरकार हमारे पास ही आएगा, तो ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ एक बहस नहीं, बल्कि एक योजना का हिस्सा है। ये एक सीधी चेतावनी है कि चाहे साना कितनी भी कोशिश कर ले, उसे इस घर में कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा और मुरली को उससे दूर करने की कोशिश जारी रहेगी। ये संवाद कहानी को एक गहरे टकराव की ओर ले जाता है, जहां अब रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि सत्ता, नियंत्रण और चालाकी पर टिके हुए हैं। कुल मिलाकर ये हिस्सा कहानी का सबसे शक्तिशाली और दिल को झकझोर देने वाला भाग है, जहां एक साधारण गलतफहमी को साजिश में बदल दिया जाता है, एक बहू को दोषी ठहराया जाता है और एक मां अपने बेटे के सामने खुद को पीड़ित दिखाकर सच्चाई को छुपा लेती है।
ये न केवल पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे भरोसा टूटने में एक पल लगता है और उसे वापस बनाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। ये हिस्सा कहानी में भावनात्मक तनाव, छुपी हुई बेचैनी और आने वाले बड़े टकराव का बहुत गहरा संकेत देता है। जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किरदार किसी न किसी डर, दबाव या उम्मीद से जूझ रहा है। शुरुआत में ही स्नेहा अपने एग्जाम के लिए निकल चुकी है और माँ से बात करते हुए एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। माँ बार बार उसे जल्दी घर आने को कह रही है, ट्रेन का इंतज़ार न करने की बात कर रही है, जो साफ दिखाता है कि वो किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रही है, लेकिन खुलकर कुछ बता नहीं पा रही। यही बेचैनी उस समय और बढ़ जाती है जब सिद्धू भी बात करता है और पूछता है कि गंगा माई इतनी नर्वस क्यों है, लेकिन जवाब में सिर्फ टालने की कोशिश होती है, जिससे दर्शक समझ जाता है कि कुछ बहुत गंभीर चल रहा है जो अभी छुपाया जा रहा है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण परत खुलती है जब गंगा माई से कसम दिलाने की बात होती है कि सिद्धू और स्नेहा कभी एक नहीं होंगे। ये सीन बहुत गहरा है क्योंकि इसमें एक माँ अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा हालात को संभालने और किसी पुराने तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही है। ये दिखाता है कि उनके अंदर कितना डर और दबाव है और शायद कोई ऐसी सच्चाई है जो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन वही सब कुछ बदल सकती है। ये कसम कहानी को एक दुखद दिशा की ओर इशारा देती है, जहां प्यार और रिश्ते मजबूरी के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ स्नेहा एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ी है और उसके मन में एक ही बात चल रही है कि माँ ने उसे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। ये एक बहुत छोटा लेकिन बेहद भावुक पल है, क्योंकि ये दिखाता है कि चाहे हालात कितने भी बड़े क्यों ना हों, एक बेटी के लिए माँ का एक ऑल द बेस्ट कितना मायने रखता है। जब आखिरकार फ़ोन आता है और माँ उसे आशीर्वाद देती है, तो उसमें भी एक झिझक और जल्दीबाजी महसूस होती है, जैसे वो सिर्फ औपचारिकता निभा रही हो, लेकिन दिल से कहीं और उलझी हुई हो। स्नेहा इस बदलाव को महसूस करती है, लेकिन वो खुद को समझाकर अपने एग्ज़ाम पर ध्यान देने की कोशिश करती है। घर के अंदर का माहौल भी उतना ही उलझा हुआ है। जब सोनी गंगा माई से सवाल करती है कि उन्होंने फ़ोन क्यों काट दिया, तो उसे डांटकर चुप करा दिया जाता है। ये अचानक बदलता हुआ व्यवहार ये दिखाता है कि गंगा माई अब मानसिक रूप से बहुत दबाव में हैं और किसी भी सवाल से बचना चाहती हैं। ये भी साफ हो जाता है कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे बच्चों से छुपाया जा रहा है, और यही छुपाव आगे चलकर और बड़ी गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। इसी बीच सिद्धू और बाकी लोग एक अलग ही भावनात्मक धारा में चल रहे हैं। वो स्नेहा के एग्ज़ाम को लेकर खुश और उत्साहित है, यहाँ तक कि वो उसके लिए मिठाई लेने की बात करता है ताकि एग्ज़ाम के बाद उसका मुंह मीठा कर सके। ये सीन बहुत प्यारा और सच्चा लगता है, क्योंकि इसमें एक साफ और मासूम प्यार झलकता है, एक ऐसा रिश्ता जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ खुशी देना चाहता है। लेकिन यही मासूमियत दर्शकों के लिए एक दर्दनाक एहसास भी बन जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस रिश्ते के खिलाफ बड़ी साजिशें पहले से चल रही हैं। सिद्धू का ये विश्वास कि एग्ज़ाम के बाद स्नेहा गंगा माई से उनके रिश्ते की बात करेगी, कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। ये वो पल हो सकता है जहां सच्चाई सामने आएगी, या तो सब ठीक हो जाएगा या फिर सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन जिस तरह से गंगा माई पहले ही कसम खा चुकी हैं और घर में अजीब सा तनाव है, उससे ये डर और बढ़ जाता है कि ये मुलाकात इतनी आसान नहीं होने वाली। कुल मिलाकर ये पूरा हिस्सा एक शांत तूफान की तरह है। बाहर से सब कुछ सामान्य, लेकिन अंदर ही अंदर हर चीज़ बिखरने के कगार पर है। एक तरफ स्नेहा अपने भविष्य के लिए एग्ज़ाम देने जा रही है, दूसरी तरफ उसके ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले उसके बिना लिए जा रहे हैं, तीसरी तरफ सिद्धू पूरी उम्मीद और प्यार के साथ उसके साथ खड़ा है, और चौथी तरफ गंगा माई और बाकी लोग किसी ऐसे दबाव में हैं जो उन्हें सच्चाई छुपाने पर मजबूर कर रहा है। यही टकराव, यही अनकहा डर और यही भावनात्मक दूरी इस कहानी को और ज़्यादा गहरा और दिल को छू लेने वाला बना देती है, जहां हर पल ये लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो इन सभी रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा।